क्या नाम है? मोशन। ओके, मोशन को हम हिंदी में कहते हैं गति। ओके, अच्छा आपसे मेरा एक प्रश्न है कि गति के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं? बताइए, गति के बारे में हम किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं? चलिए आंसर कमेंट करिए इसका, तब तक हम समझते हैं गति क्या होता है। समय के साथ, समय के साथ यदि किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु की स्थिति, स्थिति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, गति कहते हैं। ओके, चलिए समझ लेते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कार है, ठीक है, आपको बतानी है कौन सी कार है। बहुत सारे बच्चों का सपना होगा ये है कार। निखिल सर कह रहे हैं सीएमडब्ल्यू है। चलिए सही है, सीएम जिस पर बैठकर डब्ल्यू डब्ल्यू करता है उसे सीएमडब्ल्यू कहते हैं। ओके। चलिए कोई बात नहीं, ये रही मजाक की बात। तो ये पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट पे एक कार है और कुछ समय बाद, मान लेते हैं 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, यही कार जो है वो पहुंच जा रही है बिंदु बी पर। यही कार पहुंच गई इस बिंदु पर। ओके, बिंदु बी पे पहुंच गई तो क्या हुआ, इस कार ने मोशन किया है, इस कार ने क्या किया है, गति किया है। क्योंकि जब समय कुछ नहीं था, इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे समय 0 सेकेंड था जब गति शुरू नहीं हुई, और यहां से जब यहाँ पे पहुंची कार तो उसमें इसने कितना समय ले लिया, 2 सेकेंड ले लिया। तो मैंने क्या लिखवाया है कि समय के साथ अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। इससे हमें यह समझना है, इससे हमें यह समझने को मिलता है कि गति जो है वो एक रिलेटिवली टॉपिक है, एक रिलेटिवली सब्जेक्ट है। समझे, समझ में आया? यानी सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं गति का। ओके, चलिए, तो गति हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब हम समझेंगे कि गति को समझने के लिए जो टर्म्स हमारे होते हैं, ओके, कौन कौन सी चीजें हैं जो गति के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यहां पर सीखनी है, समझनी है। ओके, तो आपको करना क्या है, एक पेन कॉपी लेके बैठे रहना अपने साथ। समझे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा यहां पर कि दूरी क्या होता है। दूरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर क्या है दूरी, दूरी तो सबको पता है, लेकिन दूरी को डिफाइन करना बहुत आसान नहीं है। समझे, दूरी की डेफिनेशन जो है वो बहुत आसान नहीं होती है। कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता होता है, समझे, लेकिन उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन अभी डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये है, ये है चुन्नू मान लेते हैं, ठीक है, और इसको जाना है मुन्नू के पास। ठीक है, मुन्नी लिख लो, क्या दिक्कत, इनके पास जाना है। ठीक, खतरनाक प्राणी बन गई। ओके, इसको यहां से यहां पहुंचना है। ओके, अब इसके पास बहुत से रास्ते हैं, ये क्या करेगा, यहां से यहां भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं जाएगा ऐसे। समझे, बीच में घर और पड़ेंगे, रास्ते थोड़ी ना है, छत पे टप्पा खा के थोड़ी ना चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से घूमा, यहां से घूमकर और इस पॉइंट पे पहुंचा। समझे, इसको मान लिया हमने ए पॉइंट पे है और ये है बी पॉइंट पे। ओके, ये है ए पॉइंट पे और ये है बी पॉइंट पे। चलिए समझते हैं। बेटा आप पूछ रहे हो थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, समझे, थ्योरी समझना जरूरी है क्योंकि हर चीज हम नहीं रट सकते। साइंस जो है ये इसमें क्या होता है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं केस बेस्ड आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके असर्शन और रीजन टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कैसे करोगे। समझे, सीधा रटने वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है आजकल। ये अगर नहीं पता होगा, ये चीज तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो तो आपको भी ठीक है, थ्योरी बताना इसीलिए जरूरी है। बात समझा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। समझे, पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही कर पाएंगे।
ओके, चलिए। तो क्या है, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा द्वारा तय किया गया, तय किया गया वास्तविक विक पथ, पथ मतलब मार्ग, रास्ता, पथ दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ओके, चलिए देखा जाए क्या होगा। इसने क्या किया है, इसने इस रास्ते को चुना है, इस रास्ते से ऐसे होकर और यहां पर पहुंचा है, समझे? तो ये इसका वास्तविक पाथ हो जाएगा, समझे? इसी को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे, समझे? दूरी के बारे में कुछ चीजें जरा समझ ली जाए, यही तो पूछा जाता है। अभी देखो क्या पूछेगा इसमें। पहला पॉइंट इसमें समझोगे, दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, यही तो पूछा जाता है बेटा। आपसे पूछ लेगा दूरी क्या है, सदिश है कि अदिश है। ओके, अगला, दूरी का मात्रक सभी को पता है, लिख भी दे रहा हूं। दूरी का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। अब कहोगे सर बहुत सारे होते हैं, आपने यही क्यों लिखा है? तो हमने आपको बताया है एमकेएस और सीजीएस पद्धति का मात्रक। ओके, वैसे लाइट ईयर जो है वो भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश की दूरी, अगर प्रकाश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको अगर समझना है तो फिर इसको हम बोल सकते हैं, समझे? जनरली हमारा जो मात्रक होता है वो मीटर और सेंटीमीटर में ही होगा, जो कि एसआई यूनिट है। ओके, तो मेन पॉइंट हमने इसमें समझ लिया, जो दूरी है वो क्या है, और दूरी एक अदिश राशि है। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूरी, ध्यान रखना है, एक और पॉइंट लिख लो, दूरी केवल केवल धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आपसे पूछा जाए कि दूरी कैसी क्वांटिटी है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य, मतलब दूरी धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, दूरी सिर्फ धनात्मक होगी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट, दूरी तो हमने समझ लिया, अब विस्थापन क्या होता है ये भी समझा जाए। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, आ जाओ जरा यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, ये देखो। अब ये क्या कहेगा, ये बेचारा बहुत परेशान है और इसको यहां पहुंचना है, इससे मिलना है। कैसे मिलेगा? अब ये कह रहा है कि रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पार करके आऊंगा तुम्हारे पास। कैसे जाएगा? ये यहां से सीधी डिस्टेंस कवर कर लेगा, समझे? यहां से सीधा जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा, जो कि लंबवत होगी, समझे? डायरेक्ट डिस्टेंस है, लंबवत डिस्टेंस है, समझे? वो ये क्या करेगा, कवर कर लेगा, और वही कहलाएगा विस्थापन। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको, तो करते हैं, चलो देखो। किन्हीं दो बिंदुओं की, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, समझे? तो अभी मैंने आपको समझाया था कैसे विस्थापन होगा। तो सबसे, कोई भी दो बिंदु हमारे पास होंगे, उनके बीच की सबसे शॉर्ट पॉइंट आपको ले लेना है, वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। जरा समझ लेते हैं इसको भी और अच्छे से। ये मान लो हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। क्या है ये? एक वृत्त है, ठीक है? और वृत्त का क्या होता है, एक केंद्र होता है। इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ओके? इस पॉइंट पे कोई एक पर्सन खड़ा है और उसको पहुंचना है मान लो इस बिंदु पर, ठीक है? अब वो कैसे पहुंचेगा? उसके पास एक रास्ता है कि वो यहां से ऐसे चला जाए, और एक रास्ता है कि यहां से ऐसे चला जाए, समझे? तो आप मुझे बताओ कि उस व्यक्ति के लिए क्या दूरी होगा और क्या विस्थापन होगा, बताओ जल्दी। चलिए, तो क्या हो जाएगा, अगर वो व्यक्ति यहां से यहां पे पहुंच रहा है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा इसके लिए दूरी, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। और यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, समझे, तो ये हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो यही है, समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इसका विस्थापन। तो चलिए लिख लेते हैं कुछ पॉइंट यहां पर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या पूछ लेगा, विस्थापन क्या है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। ओके, तो अगर ये सदिश राशि है तो ये क्या हो सकता है, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी सदिश राशि जीरो भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो यहां पर पॉइंट मेंशन कर लेना है, विस्थापन शून्य, कॉमा, धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, हो सकता है। ओके, तो विस्थापन से रिलेटेड सारे पॉइंट हम यहां पर समझ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, अगला पॉइंट क्या होगा? तो अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा कि चाल किसे कहेंगे और वेग किसे कहेंगे। बहुत जल्दी में समझते हैं इसको। चाल, तो मैं सीधा इसको फॉर्मूले से आपको समझाता हूं। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी परिवर्तन की दर को ही चाल कहते हैं। समझे? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। तो मेन पॉइंट समझते हैं इसमें हम बस। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड। ओके, और क्या हो जाएगा, चाल एक एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ओके, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती है, उनके लिए बता दे रहा हूं कि अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहे तो जैसे मैं बात कर रहा हूं बल की, समझे, बल यानी फोर्स। ओके, तो अगर हमें फोर्स लगाना है, अगर आपको किसी वस्तु को धक्का देना है तो आपको उसे सामने की ओर ढकेलना होगा, यानी उसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। और अगर आपको किसी वस्तु को खींचना है तो आप अपनी ओर खींच रहे हो उसे, तो भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। यानी बल को लगाने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, और जितना फोर्स लगाना है वो तो लगाना ही पड़ेगा। समझे? अगर द्रव्यमान की बात कर ले तो किसी चीज को तौलना है तो आप किसी भी दिशा में तौलो, समझे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि होती है। तो इससे अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, परेशान होने की जरूरत नहीं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। ओके, अगर ये अदिश राशि है तो वो पॉइंट मैं बार बार नहीं लिखवाने जाऊंगा, फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई भी चीज है अदिश है, अदिश है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदिश हमेशा धनात्मक होगा। और अगर सदिश है तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, एक अदिश है, और अदिश है तो ये केवल धनात्मक होगा। ओके, अब चाल तो हमें समझ में आ गया। वेग समझ लेते हैं जरा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेग को वेलोसिटी कहते हैं और चाल को बोलते हैं स्पीड। चाल को क्या बोलेंगे, चाल को बोलेंगे स्पीड। ओके, चल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाता है। ध्यान रखना है क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आपको सिर्फ एक बार कायदे से क्लास ले लेनी है। ओके, और गारंटीड आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि केवल एमपी पुलिस ही नहीं, इसके बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो और साइंस से रिलेटेड आपको समस्या नहीं आने वाली। समझ गया? टॉपिक से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक से अगर कोई भी एग्जाम आप लेके देख लो, समझ में आ रहा है? तो जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं और नॉर्मल जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया आपका, और पुलिस का एग्जाम हो गया, ओके, जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, अगर इन सभी की बात कर लिया जाए तो उन सब में ये टॉपिक जो होते हैं वो कॉमन है, आने ही आने हैं। तो अगर आप एक बार इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा गया? इसलिए आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यू हैव टू ओनली पे योर अटेंशन, नॉट योर मनी। ओके, तो कम ऑन द पॉइंट। वेग इज इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय। तो यहां पर जरा समझ लिया जाए, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका भी सेम होगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अगली बात इसके बारे में जरा समझ ली जाए।
तो अगली चीज हम ये समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, वेग एक वेग एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि। ओके, चल। तो अब ये चीज हमें समझ में आ गई। हमने समझ लिया कि दूरी क्या होता है, हमने समझ लिया विस्थापन क्या होता है, हमने समझ लिया चाल क्या होता है, हमने समझ लिया वेग क्या होता है। अब हम समझेंगे त्वरण क्या होता है। क्या समझेंगे? त्वरण। तो त्वरण को हम बोलते हैं एक्सलेरेशन। ओके, तो त्वरण होगा क्या, परिभाषित कर लिया जाए जरा इसे। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ओके, अब ये क्या होता है समझते हैं जरा क्या है। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं, और वेग परिवर्तन को डेल्टा वी से, और दर को, समय को डेल्टा टी से। तो सूत्र हो जाएगा हमारा ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कैसी राशि है? तो ये भी सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। ओके, ये तो समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझेंगे त्वरण क्या होता है? ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझा जाए? तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये समझ सकते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप अपने कार से, अपने बाइक से क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, आप जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, और आप लगातार अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, तो वहां पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। समझे? क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ओके, अगर क्या हो कि यही परिवर्तन उल्टा हो जाए, क्या हो कि यही परिवर्तन हो जाए उल्टा, चलिए समझे क्या होगा। नोट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो नोट पॉइंट हमारा ये है, त्वरण यदि विपरीत दिशा में लगे, विपरीत दिशा में लगे, तो उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन, यानी रिटार्डेशन कहते हैं, कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, ओके, साइकिल चला रहे हो, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, वहां पर वेलोसिटी में चेंजमेंट होता है, जो फाइनल वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, त्वरण जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है? त्वरण जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसके वजह से वो रुकेगा। समझ में आ गया? जो बाइक है, जो साइकिल है, जो आप चला रहे हो, वो रुक जाएगा, और इसके वजह से इसको नाम दे दिया गया मंदन। क्या नाम दे दिया गया? मंदन। तो ये पॉइंट याद रखना है, आपको पेपर में कई बार पूछा है। चलिए, तो अब हमने समझ लिया त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है। ओके, जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक है वो इस चीज का कंप्लीट हो गया है। अब हम समझेंगे न्यूटन जी के बारे में। ओके, जैसा आपको पता है कि भाई बल की बात हो, गति की बात हो, और न्यूटन की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। तो न्यूटन के बारे में सभी को पता है। न्यूटन के 3 नियम है, समझे? गति से रिलेटेड भी दिए हैं, बल से रिलेटेड भी दिए हैं, तो जरा समझ लिया जाए। न्यूटन के गति संबंधी बंधित नियम। ओके, तो पहला नियम इनका क्या था? जो इनका पहला नियम था उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व का नियम क्या है, इसे समझते हैं। देखो, न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके, और इसी नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विरामावस्था अवस्था में है तो वह
विरामावस्था में ही में और यदि गतिशील अवस्था में है अवस्था में है तो गतिशील में ही या गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक तक उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया, ये तो हमने समझ लिया। ओके, ये तो हमने समझ लिया। अब क्या समझना है, जड़त्व को जरा समझते हैं अच्छे से। ओके, क्योंकि जड़त्व टॉपिक है वो एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक। ओके, क्या पूछता है इससे, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप बस में कार में जब ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो जैसे बस में आप बैठे हुए और बस वाला जो है अपनी बस को स्टार्ट करता है। ओके, तो झटके के साथ बस स्टार्ट होती है और आप पीछे की तरफ चले जाते हो। इसका रीजन क्या है, जड़त्व है। और जब वो बस बहुत तेज चला रहा होता है और अचानक ब्रेक मार दे, ओके, तो भी क्या होता है, तो आप आगे की तरफ आने लगते हो। तो क्या होता है, आप आगे की तरफ आ जाते हो। उसका रीजन क्या है, उसका भी रीजन जड़त्व ही है। अब दोनों में अंतर क्या है, एक जड़त्व जो है वो स्थिरता का है और एक जड़त्व जो है वो गतिशीलता का है। समझे, रीजन क्या होता है, देखो बस का एग्जांपल हमने इसलिए दिया है, कार का एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि कार में आप सीट बेल्ट पहन सकते हो। ओके, बस में सीट बेल्ट तो होती नहीं है, तो कहीं इधर बैठे हो तो उछल के कहीं आगे वाली सीट पे ना चले जाओ। ठीक है, और वैसे भी जो यूपी के बस वाले हैं वो जानते ही हो कैसे चलाते हैं। ओके, कभी बैठे हो तो पता हो आपको। तो देखिए, समझते हैं जरा इस चीज को कैसे काम करता है। जब आप बस में बैठे होते हो तो आपकी जो नीचे की बॉडी, जो कमर से नीचे की बॉडी होती है, वो क्या होती है, बस के साथ स्थिर अवस्था में रहेगी, बस के साथ जुड़ी है समझ लो। लेकिन आपके ऊपर की बॉडी फ्री होती है। ओके, मोशन में आपके पूरा शरीर है। तो होता क्या है कि ऊपर की बॉडी बिल्कुल फ्री अवस्था में है, लेकिन नीचे की बॉडी बस के साथ है। तो बस जैसी एक्टिविटी करेगा, नीचे की बॉडी तो सेम वैसी करनी है, समझे, लेकिन ऊपर की बॉडी थोड़ी सी अलग अवस्था में रहेगी। जैसे मान लो बस वाले ने बस स्टार्ट किया, तो आपका ऊपर का शरीर स्थिर अवस्था में था और नीचे का शरीर जो था वो बस के साथ गतिशील हो गया, समझे। तो ऊपर का शरीर पीछे की तरफ चला जाता है। और सेम ऐसे ही क्या होता है कि जब वो ब्रेक लगाता है तो फिर आपका आगे का जो शरीर, जो ऊपर का शरीर है, ऊपर का जो हिस्सा है, वो गतिशील अवस्था में होता है लेकिन फ्री है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लगती है तो शरीर अभी भी गति कर रहा होता है, इसलिए आगे की तरफ चला जाता है। और इसी सिचुएशन को कहा जाता है जड़त्व। अब जड़त्व को अगर परिभाषित करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जड़त्व एक ऐसा बल होता है जो क्या करता है, जो गति का विरोध करेगा, समझे। उसके विपरीत अवस्था में जो भी बल लगेगा उसका वो विरोध करता है। जैसे पेड़ से हम फल को हिला हिला के पेड़ को क्या करते हैं, फल को गिराते हैं नीचे, तो उसका भी कारण यही है, समझे। जड़त्व की वजह से ही वो फल जो है वो पेड़ से गिर जाता है नीचे। ओके, आपने देखा होगा जो मम्मी आपकी क्या करती हैं, गद्दा जब गंदा हो जाता है तो धुलने से पहले उसको क्या करेंगे, जो बल्ले जैसा होता है, हमारे इधर तो उसको मोड़ा कहते हैं। ओके, आपके मैथ वाले सर हैं, उनके यहाँ भी यही कहते होंगे। ओके, तो होता क्या है कि डंडा ले लेते हैं या बल्ला टाइप का शेप होता है उसका, और उससे खूब मारते हैं। ओके, और उससे क्या होता है कि धूल के जो कण है वो वहीं पर कंपन करने लगते हैं और गद्दा इधर साइड में होने लगता है। इसका भी रीजन क्या है, जड़त्व है। ओके, चलिए, तो हमने समझ लिया कि जड़त्व क्या होता है। ओके, यहां लिख लेते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। ये भी ध्यान रखना आपको। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, चलो जरा देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ओके, इसको देख लिया जाए जरा, है ना। चलिए, आपने पढ़ा है सर F बराबर m इंटू ए होता है, लेकिन आप तो दूसरा नियम पढ़ा रहे हो कि बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दोनों चीजें एक ही है। कैसे है समझते हैं। क्या है, जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है, समझे। इसको dp अपॉन dt भी लिख सकते हैं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, समझे। अगर मान लो
हम क्या करें, ये क्या करना है, ये केवल समझने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ताकि आप समझ पाओ कि दोनों एक ही चीजें हैं। क्योंकि पेपर में अगर कभी पूछ ले कि बताओ ये और ये, इनमें कौन सा भिन्न है, ये भी पूछ सकता है। ओके, और ये पूछ सकता है कि इसमें समानता है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न आजकल बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो मान लो ये लिखा है, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे F बराबर P का फॉर्मूला होता है, P का मतलब होता है m इंटू वी, P मतलब होता है संवेग, और संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू वी और बटे में dt। तो आपको पता है कि भाई m तो नियतांक है, बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा dv अपॉन dt। क्या बन जाएगा, dv अपॉन dt। और आपको पता है कि dv अपॉन dt क्या होता है, dv अपॉन dt का मतलब होता है त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर m इंटू a बन जाएगा। इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज है, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, ये दोनों एक ही चीज है, समझे। तो आप केवल समझाने के पर्पज से मैंने ये चीजें आपको बताई हैं, ताकि आपको पता चल जाए। समझ में आ गया, ठीक है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि भाई न्यूटन के द्वितीय नियम में ही प्रथम नियम भी छुपा हुआ है, समझे। न्यूटन के द्वितीय नियम में ही प्रथम नियम छुपा है, कैसे बताओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए न्यूटन का जो प्रथम नियम है, जो द्वितीय नियम है, वो प्रथम नियम को कैसे फॉलो करेगा, करता भी है कि नहीं करता है, समझे। तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो कल हमसे पूछ लेना। ओके, चलिए अब तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम तो बहुत फेमस है, सभी बच्चों को पता होगा। आजकल लोग पता नहीं तीसरा नियम कहां कहां लगाते हैं, समझे। तीसरा नियम को कहते थे भगवान का नियम, समझे, जैसी करनी वैसी भरनी, न्यूटन का नियम। चलिए, तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर जितना बल लगाती है, जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उस पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी, उतना ही बल लगाती है, ऐसा लिख लेना, लगाती है। और यहां पे कर लेना, अन्य की जगह दूसरी लिख लो, ताकि डेफिनेशन सही हो जाए। गलत चीज इरेज कर दी, किसी यहां दूसरी कर लो। ओके, चलिए क्या हो जाएगा, इसी नियम के वजह से, समझे, इस नियम के वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, समझे? हमें अपना वेट भी फील हो रहा है, ठीक है, तो इसी नियम के वजह से फील हो रहा है, क्योंकि जितना फोर्स आप नीचे जमीन पे लगा रहे हो, जमीन भी उतना ही आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। समझ में आ रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि लिफ्ट के अंदर आप जब सवार होते हो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको वेट ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि लिफ्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है और आपका शरीर और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ज्यादा वेट महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो कम महसूस होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच रहा है और आप भी नीचे जा रहे हो, जिससे वेट थोड़ा कम महसूस होने लगता है, समझे। स्टेबल है तो जितना है उतना ही महसूस होगा। चलिए अगला है, जैसे इसमें भी आ जाएगा रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना, जैसे कोई व्यक्ति नाव से उछलकर आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो नाव भी पीछे की तरफ जाने लगती है, समझे। उसमें भी क्या हो रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम है, समझ गए। आप उछल रहे हो तो उसमें भी कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही कहते हैं। ओके, तो न्यूटन के गति संबंधी जो नियम थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज आपका जो चैप्टर है आज का आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कमियां रहती हैं तो आपको कमेंट में उसे मेंशन करना है, उसको दूर किया जाएगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।